Hello students, welcome to Gradify classes. I am your mentor for education subject on the platform Gradify classes. So student आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नेशनल नॉलेज कमीशन की। ये नेशनल नॉलेज कमीशन क्या है और ये क्यों आया, इसके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि इससे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमेशा जनरली आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी क्लास के दौरान, और आप जरूर देखिएगा पूरी क्लास। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये क्लास। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि नेशनल नॉलेज कमीशन है क्या एक्चुअली। आप ये जानते हैं कि जो नेशनल नॉलेज कमीशन है वो एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में लाया गया था। अब ये एडवाइजरी बॉडी क्या करती है? ये एक्चुअली जो हमारा इंडिया है, इंडिया भारत देश है, उसमें जो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाने की बात करता है वो हमारा नेशनल नॉलेज कमीशन ही करता है। इसकी स्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो 13 जून 2005 में हुई थी। ठीक है, और ये बात करता है कि जो इंडिया है उसको कैसे नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाया जाए। ठीक है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा फोकस करता है वो नेशनल नॉलेज कमीशन करता है। ये प्राइम मिनिस्टर को सलाह देने वाली एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में आया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ज्ञान आधार मजबूत करने के लिए जो भी पॉलिसी आए, जो भी रिकमेंडेशन आए, उनको स्ट्रेंथिंग करना है किसके? नॉलेज बेस आधार पे, यानी ज्ञान के आधार पे। ठीक है, इनका एम था, मेन एम था कि ट्रांसफॉर्म करना है जो इंडिया है उसको नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के आधार पे उसमें रिफॉर्म लाने हैं। और किस किस एरिया में रिफॉर्म लाने हैं ये आपको पता होने चाहिए, जैसे एजुकेशन है, रिसर्च है, लाइब्रेरी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। इन सब एरिया में ये नए रिफॉर्म्स लाने की बात करते हैं नेशनल नॉलेज कमीशन। ये एरिया जरूर ध्यान रखिएगा, एजुकेशन, रिसर्च, लाइब्रेरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये एरिया है जिसमें इन्होंने रिफॉर्म लाने की बात की है। आगे हम एरिया और भी देखेंगे, कुछ और भी एरिया इंक्लूड है इसमें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो क्या है। देखिए, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर अभी जैसे मैंने आपको बताया 13 जून 2005। ठीक है, 3 साल के लिए कमीशन आया था। उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और इस कमीशन के जो मेन चेयरमैन थे सैम पिट्रोडा। ये नाम आपको याद रखना है, पूछा जा चुका है इसलिए आपको बता रही हूँ। इनके और भी कुछ सदस्य थे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। मेंबर्स देखिए इसमें कितने थे, 8 पार्ट टाइम मेंबर्स थे। चेयरमैन हमने जैसे बात की सैम पित्रोदा जी। टेक्निकल स्टाफ 10 प्रोफेशनल टेक्निकल स्टाफ था जो कि फ्रॉम आईआईटीज और अदर इंस्टीट्यूट से रिलेटेड था। और जितने भी यहाँ पे स्टाफ काम करते थे वो नो सैलरी पे काम करते थे, यानी सभी सदस्य बिना वेतन के काम करते थे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसकी जो क्लोजर रिपोर्ट है वो कब आई, यानी 2005 में तो ये स्टेब्लिश हुआ। इसकी समाप्ति हुई है 2 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, जो भी इसमें थी, देखिए 2007 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, बट इसकी जो क्लोजर रिपोर्ट है वो 2 अक्टूबर 2008 को रही। नेशनल नॉलेज कमीशन ने कई ऐसी नेशनल पॉलिसीज और स्कीम्स को स्टार्ट किया था, उनके लिए रिकमेंडेशन दी थी, जो आज भी स्टिल जो भी पॉलिसीज बनती हैं उनमें काफी उनका डिसीजन मेन रहता है, काफी उनकी पॉलिसी से जो रिकमेंडेशंस हैं वो ली जाती हैं, यानी वो आज भी हमारे देश में इम्पोर्टेंट है, जबकि 2008 में ये कमीशन समाप्त हो चुका है। तब भी आज भी हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें उनकी रिकमेंडेशंस को जरूर मेन ऑब्जेक्टिव के रूप में रखते हैं, या उनसे कह सकते हैं कि उनसे हम आज भी रेफरेंस के रूप में उसको जरूर देखते हैं। देखिए, कमीशन आया भी बहुत अच्छा था, इसने बहुत अच्छी अच्छी अपने रिफॉर्म्स की बात की थी। तो इसको किसी भी पॉलिसी में इनके रिकमेंडेशंस को इंक्लूड करना अपने आप में एक अच्छी बात है। देखिए, एक कोट है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, ये कोट आ चुका है आपके एग्जाम में इसलिए मैंने यहाँ पे पुट किया है। नाउ इज द टाइम टू बिल्ड द इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर। Our success in 21st century will depend how well we build these knowledge institution। ये कोट आ चुका है, इस कोट को आप याद रखिएगा कि ये कोट किसने दिया था, इस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कुछ मेंबर्स थे, वो मेंबर्स कौन कौन थे उनको देख लीजिए। देखिए, इस कमीशन में जो मेंबर्स थे वो अलग अलग फील्ड से थे, जैसे कि
टेक्नोलॉजी, साइंस, एजुकेशन और गवर्नेंस। इन सब फील्ड से जितने भी मेंबर्स थे वो इंक्लूड किए गए थे, जिसमें सबसे पहला नाम हमारे चेयरमैन का डॉक्टर सैम पित्रोदा, जो कि चेयरमैन थे एनकेसी के। इसके बाद पीएम भार्गव आते थे, जो कि एक सीनियर साइंटिस्ट थे। डॉक्टर अशोक गांगुली, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर और इंडस्ट्री एक्सपर्ट थे। डॉक्टर जयति घोष एक वेल नोन इकोनॉमिक्स थी। डॉक्टर दीपक नायर, फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। और मिस्टर नंदन नीलेकानी, जो कि को फाउंडर ऑफ इंफोसिस और की फिगर ऑफ आधार प्रोजेक्ट थे। ठीक है, ये नाम कुछ देख लीजिएगा, हो सकता है अभी तक तो नहीं पूछे गए, मे बी आगे पूछ लिए जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, क्योंकि इस पॉलिसी से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी और रिलेटेड थी मैं सब कुछ आपके लिए यहाँ पे इस पीपीटी में लेकर आई हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स पे। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स तो हमें पढ़ना ही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन इसमें आगे पेंटागन से भी बनते हैं, वो भी मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आई हूँ, वो जरूर देखिएगा। देखिए, मेन एम क्या था इनका, नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी बनाना इंडिया में। ठीक है, इंडिया को सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि वो अपने नॉलेज को दूसरी कंट्रीज से गेन करे, बल्कि वो अपने नॉलेज को दूसरे लोगों से शेयर भी करे और क्रिएट भी करे। ऐसी सोसाइटी इंडिया में बनाना था नेशनल नॉलेज कमीशन का, ये मेन ऑब्जेक्टिव था। अब इसमें इन्होंने 3 एरियाज पे बात की थी। सबसे पहला एरिया था इनका क्रिएटिंग न्यू नॉलेज, यानी कि न्यू नॉलेज को क्रिएट करने की इन्होंने बात की थी, जिसमें सबसे ज्यादा ये फोकस करते थे कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना है, उसको मजबूत करना है। और सब फोकस किस पे करना है, हमें फोकस करना है रिसर्च पे। रिसर्च पे फोकस करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, इनकरेज करना है कि हमारी कंट्री में रिसर्चेज जो है वो ज्यादा से ज्यादा हों। ठीक है, और जो हमारा इंटरनेशनल नॉलेज है उसको थ्रू ट्रेड और न्यू इन्वेस्टमेंट्स के साथ कनेक्ट करना है कि ये ज्यादा से ज्यादा हो सके। यानी जो इंटरनेशनल, जो विदेशी ज्ञान है उसको निवेश और व्यापार के माध्यम से अपनाना शामिल करना चाहिए, कि जितना हम ट्रेड पे फोकस करेंगे, जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे हमें जो नई नॉलेज मिलेगी वो ज्यादा से ज्यादा हम कनेक्ट कर पाए। तो पहला एरिया इनका क्रिएटिंग नॉलेज था। और दूसरा एरिया जिसपे इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया था वो था आपका यूजिंग नॉलेज इफेक्टिवली, यानी ज्ञान का जो है वो सही उपयोग कैसे किया जाए। देखिए, हम अपने ज्ञान का सही उपयोग तभी कर पाते हैं जब उसको हम प्रैक्टिकल तौर पे सीखते हैं, यानी उसका एक्सपीरियंस लेते हैं। कोई भी नॉलेज अगर आप किताब से ले रहे हैं या किसी से ले रहे हैं, उसका जब आप प्रैक्टिकल तौर पे उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नॉलेज कितना आपके लिए सही है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात की है, रियल लाइफ में जितना आप अपने नॉलेज को यूज कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, वो आप सही तरीके से उसका मतलब उपयोग कर रहे हैं। अब उसमें कौन कौन से एरिया पे इन्होंने बात की है, जैसे हेल्थ में उपयोग करिए अपने नॉलेज का, एग्रीकल्चर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए, गवर्नमेंट्स है, इंडस्ट्री है, इन सब में आपको अपने नॉलेज की जो है वो सही उपयोग करना चाहिए। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में बात की है कि साइंटिफिक मेथड का यूज हम फार्मिंग में कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल सर्विसेज का यूज हम गवर्नेंस से कर सकते हैं, और इनकरेज कर सकते हैं इनोवेशन को फैक्ट्रीज एंड लैब्स में, यानी नए नए इनोवेशंस को हम फैक्ट्रीज और लैब्स में अपना सकते हैं। जितना हमें नॉलेज लिया है उसको हम प्रैक्टिकल तौर पे जितना यूज कर पाएंगे वो हमारे लिए ज्यादा सही होगी। यानी क्रिएट न्यू नॉलेज, और उस नॉलेज को हम इफेक्टिवली अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस ले सके और उसका अच्छे तरीके से यूज कर सके। तीसरा इन्होंने एरिया बात की है स्प्रेडिंग नॉलेज, कि जो नॉलेज हम ले रहे हैं वो सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, उसको एक्चुअली में हमें स्प्रेड करना है, शेयर करना है सबसे। स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड की बात की है, और डिसएडवांटेज कम्युनिटीज की बात की है, जहाँ तक शिक्षा जल्दी जल्दी नहीं पहुंचाई जाती है या जिन लोगों को शिक्षा का मौका नहीं मिलता है, वहां तक एटलीस्ट जो बेसिक एजुकेशन है वो जरूर उनको प्रोवाइड कराया जा सके। यानी आपको अगर नॉलेज है तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि जो गर्ल्स हैं जिनको लोग नहीं पढ़ने भेजते हैं, आज भी बहुत जगह हैं जहाँ पे जो हमारी गर्ल्स हैं वो बाहर पढ़ने नहीं जाती हैं, तो उनको ये प्रोवाइड कराना, उन तक ये नॉलेज पहुंचाना जो नॉलेज आपको है। और ऐसे बहुत सारे डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, कम्युनिटीज हैं, जिन तक आज भी कोई चीज, रिसोर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत चीजें उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो वो चीजें आपको वहां तक पहुंचानी है।
इसके लिए इन्होंने बात की है स्प्रेडिंग नॉलेज की। इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है जैसे टेक्नोलॉजी लाइक कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का जो है यूज कैसे किया जा सके, इंटरनेट का यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे इंटरनेट और कंप्यूटर हेल्प करता है पीपल को लर्न और ग्रो करने में। ये सब चीजें सबको नहीं मालूम होती हैं, पर जिसको मालूम है उसको अपने नॉलेज को शेयर जरूर करना चाहिए। बहुत लोग हैं जो सिखाते हैं, बट बहुत लोग आज भी इंटरनेट का यूज करना नहीं जानते हैं। हमारे बुजुर्ग पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो आज भी इंटरनेट का सही यूज नहीं कर पा रहे हैं, आज भी कंप्यूटर से नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये कोशिश की गई है 21st सेंचुरी के लिए कि 21st सेंचुरी में एजुकेशन में हमें क्या करना है, नई नॉलेज क्रिएट करना है, और जो नॉलेज है उसको कैसे इफेक्टिवली आप अपनी रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। और यूज करने का आपको काम सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपनी नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें लोगों से। ठीक है, तो ये है इनके 3 मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका पेंटागन है। ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, पेंटागन ऑफ नॉलेज, जहाँ पे इन्होंने 5 पिलर्स ऑफ नॉलेज बताए हैं। 5 पिलर्स ऑफ नॉलेज क्या है? पेंटागन इसे इसलिए कहा गया क्योंकि ये 5 मेन जो क्षेत्र है, 5 मेन एरिया है, उन पे ज्यादा ये फोकस करता है, इसीलिए इसे पेंटागन कहा गया। जिसमें सबसे पहला क्या है? एक्सेस टू नॉलेज, ज्ञान तक पहुंच की बात की है इन्होंने, कि जो नॉलेज है शुड नॉट बी लिमिटेड अ फ्यू पीपल, कि जो नॉलेज है वो कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों तक नॉलेज सीमित नहीं रहना चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यानी मुझे इस टॉपिक पे मेरे पास कुछ नोट्स हैं, मेरे पास इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मुझे मालूम है कि बहुत लोग इस टॉपिक को पढ़ा चुके हैं और बहुत लोग सीख चुके हैं, बट मे बी कुछ लोगों को मेरी लैंग्वेज में ये टॉपिक समझ में आ जाए। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके मैं अपनी इजी लैंग्वेज में ये चीज समझा सकूं आपको। हो सकता है कुछ लोग मुझसे कनेक्ट कर पाए, मेरी लैंग्वेज उनको ज्यादा इजी लगे। तो अपनी नॉलेज को अपने तक क्यों रखना, उसको शेयर करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपकी नॉलेज को लोग एक्सेस कर पाए। यानी एजुकेशन कुछ लोगों तक लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए। अब एक पर्सन चाहे गांव का हो या शहर का हो, अमीर हो या गरीब हो, उसको स्कूल, बुक्स, इंटरनेट, एजुकेशन, सभी जगह उसको एक्सेस मिल पाए, इसको इंश्योर करना है, यानी नॉलेज को एक्सेस सभी तक करवाना है। ठीक है, तो एक्सेस टू नॉलेज की बात की गई है कि सभी स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा देना, चाहे वो स्कूल क्यों नहीं ग्रामीण इलाकों में हो, उनको डिजिटल लाइब्रेरी उनको खोल के देनी है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा उनको एक्सेस कर पाए। दूसरा जो इनका एरिया था, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज की इन्होंने बात की थी, जहाँ पे इन्होंने कहा था कि कैसे ज्ञान की समझ हो सके, इसको भी इन्होंने पेंटागन में इंक्लूड किया था। यहाँ पे इन्होंने बात की है कि स्टूडेंट्स को जस्ट मेमोराइज नहीं करना है फैक्ट्स को, यानी फैक्ट्स को क्रैम नहीं करना है, रोट लर्निंग नहीं करना है। उनका कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अंडरस्टैंड करें लॉजिक तरीके से, और जो भी अंडरस्टैंड करते हैं उनको रियल वर्ल्ड में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके में उसको एक्सपीरियंस लें। यानी जो भी बच्चा नॉलेज यानी ज्ञान अर्जित करता है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल तौर पे अपनी लाइफ में लॉजिक तरीके से उसको समझे, ना कि क्रैम करे, ना कि रूट लर्निंग करे। ठीक है, एग्जाम्पल यानी कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग की बात की है इन्होंने, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को ज्यादा बढ़ाने की इन्होंने बात की है। तीसरा इन्होंने पॉइंट दिया है क्रिएटिंग ऑफ नॉलेज, यानी जो नॉलेज है उसको क्रिएट करना है। इंडिया शुड नॉट ओनली कंज्यूम नॉलेज, इंडिया को नॉलेज सिर्फ कंज्यूम नहीं करना है अदर कंट्रीज से, बट ऑल्सो क्रिएट ओरिजिनल आइडियाज, रिसर्चेज, इनोवेशन। इंडिया को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि वो नई नॉलेज को क्रिएट कर सके, रिसर्च करे नई नई चीजों पे, नए नए आइडियाज लाए, नए नए इनोवेशंस लाए। जरूरी नहीं है कि जो अदर कंट्रीज से चीजें हमें नॉलेज मिलती है हम सिर्फ उनको कंज्यूम करते जाएं। तो नए नॉलेज को क्रिएट करने की भी इन्होंने बात की है। ठीक है, एक्सेस टू नॉलेज, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज और क्रिएटिंग ऑफ नॉलेज की इन्होंने अभी तक बात की है। इसके अलावा इनका अगला पॉइंट था कि जो नॉलेज हम लेते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड भी होनी चाहिए, यानी अपने नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा उनका उपयोग कर सके, उनका प्रयोग कर सके। नॉलेज जो है हमारी, एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, इन्वायरमेंट हो, गवर्नमेंट्स हो, इन सब में हम अपनी नॉलेज का एप्लीकेशन कर सकें। जो भी हमने नॉलेज ली है, क्या वो हम अपने तक रखें,
या हम उसको एग्रीकल्चर में उसको प्रैक्टिकल तौर पे सीखें, एग्रीकल्चर में उस नॉलेज का यूज करें, उस नॉलेज का ज्यादा से ज्यादा हेल्थ सेक्टर में नए इनोवेशन पे, नए रिसर्च पे काम करें, इन्वायरमेंट को सुधारने में काम करें, अपनी गवर्नमेंट्स को अच्छा करें। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज की भी बात करते हैं। इसके बाद इन्होंने लास्ट पेंटागन में जो एरिया की बात की है वो प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, जो हमारा ज्ञान है उसका संरक्षण भी हमें करना चाहिए। इंडिया हैज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, साइंस एंड कल्चर। इंडिया के पास बहुत ही पुराना ज्ञान है, लिटरेचर है, साइंस है, कल्चर है। ये सब जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, इनको हमें प्रोटेक्ट करना है एंड पास्ड ऑन हमारी फ्यूचर जनरेशन। हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, दे हैज नो आइडिया व्हाट इज रिटन इन आवर वेदास एंड हाउ इम्पोर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव समथिंग इज। कितनी इंपॉर्टेंट है वो चीजें, कितनी इंफॉर्मेशन है हमारे वेदास में, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन को नहीं मालूम है। तो उनको मालूम कैसे चलेगा? उनको मालूम ऐसे ही चलेगा कि हम प्रोटेक्ट करें अपने जो वेदास में हमारे लिटरेचर, जो हमारी साइंस है, हमारा कल्चर है, उसको हम प्रोटेक्ट करें और उनको फिर पास ऑन करें अपनी फ्यूचर जनरेशन को। तो इन्होंने इसकी बात की है कि प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, इसलिए ठीक है, जो हमारे संस्कृत लिटरेचर है उनका डिजिटलकरण करना, लोक कला और संस्कृति का संरक्षण, तो इन्होंने इसकी भी बात की है। क्लियर? तो इन्होंने पेंटागन में बात की है एक्सेस टू नॉलेज की, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज की, क्रिएशन ऑफ नॉलेज की और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज की। तो ये 5 पेंटागन यानी 5 एरिया की इन्होंने बात की है। ये पांचों आपको बहुत अच्छे से स्टूडेंट पता होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कुछ यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे एनकेसी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब इनका कुछ एरिया है, वो रिकमेंडेशन देख लीजिए किस एरिया में इन्होंने ज्यादा बात फोकस की है। एरिया रिकमेंडेशन इनका क्या है? एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, लाइब्रेरीज है, ई गवर्नमेंट, ट्रांसलेशन, आईपीआर यानी हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की इन्होंने बात की है और इनोवेशन की बात की है। इन्होंने एजुकेशन में कहा है कि मॉडर्न स्कूल और यूनिवर्सिटी सिस्टम होने चाहिए। हायर एजुकेशन में सेटअप न्यू यूनिवर्सिटी और इम्प्रूव क्वालिटी की बात की है। लाइब्रेरीज में इन्होंने बात की है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी नेटवर्क की। ई गवर्नमेंट्स में इन्होंने प्रमोट करने की बात की है ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल प्रोसेस को। ट्रांसलेशन में इन्होंने प्रोफेशनल और मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन सिस्टम की बात की है। आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी उसकी अवेयरनेस और जो हमारा लीगल सपोर्ट क्या है उसकी बात की है, उसकी जानकारी की बात की है। और इनोवेशन यानी इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी नए नए इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट की भी इन्होंने बात की है। तो ये इनके एरिया ऑफ रिकमेंडेशन है जो कि याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इनके कंक्लूजन हम पहुंच जाते हैं। इनका क्या कंक्लूजन है? नेशनल नॉलेज कमीशन जो है वो हमारा 2005 में आया। ठीक है, 3 साल का, 3 इयर्स का इसमें वक्त लिया। इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट 2007 में दी और 2008 में इनकी क्लोजर रिपोर्ट थी। ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स द मेकिंग इंडिया नॉलेज पावर्ड कंट्री। ज्ञान आधारित देश बनाने में इसका एक बहुत ही अहम कदम था नेशनल नॉलेज कमीशन का, जो कि सिर्फ इसकी बात नहीं करते कि जो नॉलेज है उसको सिर्फ लैब्स और यूनिवर्सिटी में क्रिएट की जाए, बल्कि वो बात करते हैं कि हर व्यक्ति को, सोसाइटी के हर व्यक्ति तक जो नॉलेज है वो पहुंचनी चाहिए। सिर्फ लैब्स और यूनिवर्सिटी में ये नॉलेज बन के नहीं रह जानी चाहिए, ये हर व्यक्ति इसका एक्सेस कर पाए, चाहे वो गांव का हो, शहर का हो, अमीर हो, गरीब हो, हर व्यक्ति तक नॉलेज की एक्सेस हो पाए। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो कैसे आए हुए हैं उनको देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, चलिए तो पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी एनकेसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अभी जैसे हमने बात की 13 जून 2005 में हुई थी। 13 जून 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो 2005 है। ठीक है, ये यूजीसी नेट 2018 में क्वेश्चन आया था, आप देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारे 2019 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 पिलर्स? अभी जो हमने 5 पिलर्स की बात की थी, जो कि हम पेंटागन जिसे हम कह रहे थे, उसमें से कौन सा जो है वो नहीं है? देखिए, अभी हमने बात की थी एक्सेस टू नॉलेज की, तो ये है आपका। प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज की भी हमने बात की, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की भी बात की, लेकिन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की हमने यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं की। ठीक है, तो हमारा जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो इसमें 5 पिलर्स में नहीं आता है।
ठीक है यहाँ तक की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, पेंटागन ऑफ नॉलेज इज कंसेप्ट प्रपोज्ड बाय। जो पेंटागन ऑफ नॉलेज है वो किसने प्रपोज्ड किया था, तो अभी हमने बात की थी नेशनल नॉलेज कमीशन यानी एनकेसी ने। ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनकेसी वाज चेयर्ड बाय। एनकेसी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, सैम पित्रोदा जी। इनके जो मेन चेयरमैन थे वो सैम पित्रोदा थे, और पीएम जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके टाइम ये जो कमीशन है वो आया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रिकमेंडेशन ऑफ एनकेसी। कौन सा ऐसा जो कथन है वो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के बारे में सही है। ठीक है, 2021 में क्वेश्चन आया। इनका एम था इम्प्रूव करना नॉलेज को कि जो सब तक पहुंच पाए। डिस्करेजमेंट करने की बात की थी टेक्नोलॉजी को। देखिए जैसे ये निगेटिव वर्ड आते हैं तो वैसे भी अपने आप में ये जो आंसर है ये गलत हो जाता है ये। ठीक है, दे सपोर्टेड सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इनकी भी इन्होंने बात नहीं की थी। इन्होंने कहा था सब कोई एक्सेस कर पाए, जो नॉलेज है वो सब तक पहुंच पाए, इसकी इन्होंने बात की थी। ठीक है, अपने रिकमेंडेशन में। तो ये आंसर हमारा बी ऑप्शन सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ एनकेसी विजन। जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उनकी सोच का सबसे अच्छा प्रतिबिंब क्या है। ओनली फोकस ऑन एलाइट इंस्टीट्यूशन, ऐसी कोई बात इन्होंने नहीं की है। क्रिएट अ नॉलेज बेस्ड और इंक्लूसिव सोसाइटी, इसकी इन्होंने बात की थी। डिस्करेज लोकल इनोवेशन, इसकी बात नहीं की थी। जहां पे डिस्करेज लिखा है वो अपने आप में गलत है। डिपेंड्स ओनली ऑन फॉरेन एजुकेशनल मॉडल्स, इसकी भी इन्होंने बात नहीं की थी। कोई भी एजुकेशनल मॉडल जो है वो डिपेंड करे फॉरेन मॉडल पे, ऐसी इन्होंने कोई बात नहीं की। इन्होंने कहा कि जो नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी है वो बनाने की बात की थी इन्होंने, और जो हमारी इंक्लूसिव सोसाइटी है जिसमें सबको बराबरी का हक मिल सके, बराबरी की उनको नॉलेज मिल सके, चाहे वो किसी भी व्यक्ति किसी भी जगह से आता हो, उसको हर तरीके की नॉलेज का एक्सेस वो कर पाए, इसकी इन्होंने बात की थी। ठीक है, तो इन्होंने जो सबसे अच्छा प्रतिबिंब देखने को जो मिलता है इनका विजन में, वो यही है कि नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की बात कर रहे हैं और इंक्लूसिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एनकेसी बिलीव रियल प्रोग्रेस हैपन व्हेन। एनकेसी बिलीव करते हैं कि असली प्रगति कब होती है। ये क्वेश्चन आपको 2023 में आया था। बुक्स आर रिटन इन फॉरेन लैंग्वेज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एवरीवन हैज एक्सेस टू नॉलेज, बिल्कुल ये बात बिल्कुल करेक्ट है। रिसर्च इज डन ओनली बाय साइंटिस्ट, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा रिसर्चेस को बढ़ावा मिलना चाहिए, बस सिर्फ साइंटिस्ट करें ऐसा इन्होंने नहीं कहा था। नॉलेज इज यूज्ड ओनली सिटीज, ऐसा भी इन्होंने नहीं कहा था। बात इन्होंने जबकि की थी अमीर हो गरीब हो गांव का हो या शहर का हो, सबको नॉलेज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे सही बात है वो क्या है, एवरीवन हैज एक्सेस टू नॉलेज। राइट आंसर आपका बी है। ठीक है, विच मिशन वाज रिकमेंडेड, कौन सा सा रिकमेंडेशन था जो एनकेसी को सपोर्ट कर रहा है मल्टीलैंग्वेज कंटेंट के लिए। तो ये भी हमने बात की थी, जो ट्रांसलेशन मिशन था वो सपोर्ट करता। अभी हमने इनके कुछ एरियाज पढ़े थे ना, उसमें ट्रांसलेशन की बात थी। ट्रांसलेशन इन्होंने इसलिए बात की थी कि जो भी कंटेंट है उसको मल्टी लैंग्वेज मतलब बनाया जा सके, जिससे हर कोई उसका एक्सेस कर पाए। ठीक है, सिर्फ एक कोई इंग्लिश या एक कोई हिंदी लैंग्वेज में चीजें नहीं रहनी चाहिए, वो मल्टी लैंग्वेज कंटेंट होना चाहिए। उसके लिए क्या है, ट्रांसलेशन मिशन की भी इन्होंने बात की थी। तो ये चीज इसको सपोर्ट करता है। ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 2024 में आपके आया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो वो एरिया जो मैंने आपको बताए थे वो एरिया जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अब आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि होमवर्क क्वेश्चन है। ये आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, और अभी तक जो भी मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया ये उसी से रिलेटेड है। देखिए पहला क्वेश्चन है, द 5 फोकस एरिया ऑफ एनकेसी आर कलेक्टिवली नोन एज। जो 5 एरिया जो फोकस करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ये आपको आंसर बताना है। ठीक है, आप फर्स्ट का कौन सा आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, और उसके बाद कौन सा आंसर है उसका आप ABCD जो भी आपका आंसर है वो आप मुझे देंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन पेंटागन ऑफ नॉलेज। पेंटागन ऑफ नॉलेज में जो हमने 5 एरियाज की बात की थी उसमें कौन सा इंक्लूड नहीं है ये आपको बताना है। देखिए नॉट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ आप लिखेंगे 2 नंबर और उसके बाद आप यहाँ पे मुझे आंसर देंगे ABCD जो भी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली आज एनकेसी की,
कैसी लगी क्लास आप ज़रूर बताइएगा। आज की हमारी एनकेसी की क्लास यहीं पे मैं वाइंड अप करती हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इस क्लास से रिगार्डिंग, वो यहाँ पे मैंने आपको आज सब कुछ क्लियर कर दिया है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इतना पढ़ के जाएंगे तो एनकेसी से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप जरूर कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। जो भी मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं उनको आंसर जरूर करिएगा कमेंट में। और कोई डाउट रहता है क्लास से तो जरूर पूछिएगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगी। नेक्स्ट क्लास हम एक अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और मोटिवेट रहिए। थैंक यू।